अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 ताक। नए माली साल की इब्तिदा से कबल ही अवाम पर माली बोझ लादने की तैयारी बेलाखिर मुकम्मल हो गई है। कौमी असम्बली ने वफाकी बजट और मालियाती बिल 2022-23 तरमीम के साथ मंजूर कर लिया, जिसके बाद वो बहुत कुछ जो अभी तक सुनाई दे रहा था न सिर्फ दिखाई देगा बल्कि महसूस भी किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो आम आदमी की दस्तरस और हुकूमत के बस से पहले ही बाहर हैं, अब अवाम हुकूमत से फरियाद भी करेगी तो हुकूमत नहीं सुन पाएगी, क्योंकि पेट्रोलियम लेवी एक्ट में तरामीम के साथ ही 50 रुपए लेवी हर सूरत बढ़ेगी। न सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बल्कि तनख्वाहदार तबके को दी गई टैक्स छूट भी बिलाखिर वापस ले ली गई है, जिसके बाद 50,000 से 1 लाख रुपए माहाना तनख्वाह लेने वालों पर 2.5% टैक्स आयद होगा, जिससे तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। मोबाइल फोन की दरामद पर 100 रुपए से 16,000 तक आयद लेवी के साथ ही दरामदी मोबाइल फोन मजीद महंगे हो जाएंगे, जबकि मराहत याफ्ता तबके पर सुपर टैक्स यानी मुल्क के सुपर अवाम पर सुपर शिकंजा कस दिया जाएगा। किस्सा मुख्तसर ये कि महंगाई तो शायद नहीं जाएगी, मगर महंगाई के बोझ से दबे आम आदमी की रूह प्रवास कर सकती है। दूसरी जानिब हुकूमत है कि IMF के मोर के बाद डू मोर को भी नो मोर नहीं कह पा रही है। वजह से ये कुछ चेंजेस इसमें आई हैं। ये भी कहना मुनासिब है इस वक्त पे चेंजेस थी, ये हम अभी कोई नई चेंजेस उनसे नहीं इनकॉर्पोरेट की हमने। ये वो चेंजेस हैं जो EFF के वक्त IMF से अग्रीड अपॉन थी, जो पिछली गवर्नमेंट ने अग्री की थी। पॉइंट ये है कि जब वो अग्रीमेंट कोई इंटरनेशनल एजेंसी करती है तो वो मुझसे या किसी PTI गवर्नमेंट से, किसी इंडिविजुअल से या किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं करती है, वो तो हुकूमत पाकिस्तान से करती है। हुकूमत आज मुश्किल फैसले कर रही है और कह रही है कि असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किए गए एग्रीमेंट पर हुकूमत को दस्तखत करने पड़ रहे हैं। मुश्किल फैसले जहां हुकूमत पर अवामी दबाव में इजाफा कर रहे हैं, वहीं सियासी दबाव भी बढ़ता चला जा रहा है। इस सूरत हाल में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मुसलसल इदारों पर प्रेशर में इजाफा कर रहे हैं। वो इदारों से तवक्को रखते हैं कि उनका हाथ खटक कर नहीं, इन्हें बीच मंझधार में तनहा ना छोड़ जाएगा। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि उन्हें इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च और धरने की बिला रोक टोक इजाजत दी जाएगी। वो इलेक्शन कमीशन को मुस्लिम लीग नून के साथ मिली भगत का इल्जाम दे रहे हैं, लेकिन जिस जारहाना अंदाज से वो इदारों पर लफ्जी हमले कर रहे हैं, आज तहरीक इंसाफ वर्कर्स कन्वेंशन में भी इसी तसलसल को आगे बढ़ाया। गद्दारों ने अमेरिका के साथ मिलकर इस 22 करोड़ लोगों की मुंतखब की हुई हुकूमत को साजिश के जरिए खत्म किया। अब जो सियासी कुव्वतें वसीतर कौमी मफाद में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए PDM के जहाज पर छलांग लगाकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी, 2.5 माह बाद ही एक बार फिर हुकूमत को आंखें दिखा रही हैं। नाअहल और नालायक वजीर आजम का बोरिया बिस्तर गोल करने के बाद तजर्बाकार हुकूमत का साथ देने वाले बंद कमरों में नहीं बल्कि कौमी असम्बली के फ्लोर पर अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं। हुकूमत की अहम तरीन इत्तेहादी MQM सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत से PDM की 13 जमातों की मौजूदगी में तहरीरी मुआहदे के बाद जो उम्मीदें बांध कराई थी, उन पर पानी फिरता देखकर सीखपा दिखाई। उनका गुस्सा सिर्फ पीपल्स पार्टी पर ही नहीं है, बल्कि वो शहबाज शरीफ की हुकूमत को भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आड़े हाथों ले रहे हैं। ये सीटें पाने के बाद अगर इज्जत भी नहीं मिले तो उसके ऊपर हम थू करते हैं। मैं इनके रवैये के खिलाफ, इनके बातों के खिलाफ वॉकआउट करता हूं और ये बता के जा रहा हूं कि इनके होते हुए ना असेंबली चल सकती है ना हुकूमत चल सकती है। इस तरह के लोग हमें इस तरह के जवाब देंगे, यहाँ से हम उस तरफ बैठने में देर नहीं लगाएंगे। हमने जो अपनी कीमत अदा की है ना, सियासी कीमत अदा की है, आज वो भुगत रहे हम सिंध में भी। ये समझते नहीं है लोगों को, जरा सी एक हकीर चीज के ऊपर क्या जवाब दिए इन्होंने, लानत भेज। ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के अरकान कौमी असम्बली हैं, लेकिन बलूचिस्तान अवामी पार्टी का मिजाज भी बरहम है, कुछ मुख्तलिफ नहीं है। अभी 2 रोज पहले ही बलूचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मक्सी ने हुकूमत के लिए किन ख्यालात का इजहार किया था, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। मेरे ख्याल मकसद जो था वो कुछ और था, मगर अब कुछ और नजर आ रहा है। उस वक्त हम प्यारे भी बड़े लगते थे, चक्कर भी हमारे पास बड़े लगते थे, अब बात करते हैं तो मुंह मोड़ते हैं, थोड़ा जरा हमारी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती। हम समझे कि रवैयों में भी तब्दीली होगी, अखलाकियात में भी कुछ बढ़ोतरी आ जाएगी, मगर उधर की उधर ही जितों दी खोती उते आण खिलौती, कोई मजा नहीं है सर। सबसे पहले जब हमने देखा मिनिस्ट्रियों पे सुन रहे थे कि लड़ाइयाँ बंडर बांध, वो उसकी वो उसकी नहीं, जैसे शिकायतें भी हैं, रवैये भी अच्छे नहीं है, सारी चीजों को दुरुस्त कर लें सर। अभी तक टाइम है, 1-2 महीने गुजरे हैं, नजर आना चाहिए, और नहीं तो सूखा अखलाक ही दिखा दें। अब मुश्किल फैसलों ने हुकूमत को मुश्किलात की दलदल में धकेल दिया है। अवाम को तो अपनी ख्वाहिशात को रोंद कर मुश्किलात में जीने की आदत हो गई है। उन्हें यकीन दिलाया गया कि उनकी अजीम कुर्बानी से मुल्क दिवालिया होने से बच गया है। उन्हें यकीन दिलाया गया कि उनकी जिंदगी में जितने दर्द भरे हैं, नाअहल और नालायक सिलेक्टेड हुकूमत ने भरे हैं। अवाम ने सब्र बर्दाश्त के जो रिकॉर्ड कायम किए हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती।
अवाम को ये यकीन दिलाया गया कि अब उनकी मुल्की सलामती को कतन कोई खतरा नहीं। उन्हें यकीन दिलाया गया कि अब उन्हें इस अजियतनाक जिंदगी को हंसते हुए फख्र से कबूल करना है। खौफनाक महंगाई पर सदाए एहतजाज बुलंद करनी है, ना लोड शेडिंग और बिजली के बिलों पर शोर मचाना है। अवाम को मुबारक हो कि अब मईशत वेंटिलेटर पर नहीं है, मगर ICU से बाहर भी नहीं आई है। IMF ने ताउन के लिए जो हाथ बेदर्दी से खींचा था, अवाम की गर्दन पर महंगाई का फंदा कसने के बाद दोबारा बढ़ा दिया गया है। अवाम को मुबारक हो कि कौमी असम्बली ने वो बजट में तरमीम बगैर एहतजाज और हंगामा खेजी के मंजूर कर ली हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ भी तो असम्बलियों से बाहर है और ईवान में मौजूद अपोजिशन मुस्लिम लीग नून के टिकट्स के लिए हाथ बांधे हर हुक्म बजा ला रही है। क्या अजब है कि अपोजिशन ने बगैर ईवान में हुकूमत को बजट मंजूर कराने में भी की गई रुकावटें हायल हैं। उसमें ऑब्वियसली कई डिफिकल्टीज, कई हर्डल्स। हुकूमत अब तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन की जानिब भी देख रही है। वो एक मरतबा फिर ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए हुकूमत की मदद कर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी और इमरान खान ने मुनहरिफ अराकीन को एक मरतबा फिर झंझोड़ने की कोशिश की है। हमने फैसला किया है कि जो 25 हमारे लोटे असम्बली में बैठे हुए हैं, उनको भी हम इंस्ट्रक्शन जारी कर रहे हैं कि वो बजट में हुकूमत का साथ नहीं दें। अब हुकूमत पर सियासी और अवामी दबाव दोनों जानिब से बढ़ रहा है। इसके बराह रास्त नताइज भी पूरी इत्तेहादी हुकूमत को नहीं, मुस्लिम लीग नून को ही भुगतना होंगे। ऐसे में सवाल तो बहुत सारे हैं कि क्या मुस्लिम लीग नून सख्त माशी फैसलों के बाद गिरती हुई मकबूलियत को रीगेन कर पाएगी, दोबारा हासिल करेगी। वही सवाल ये भी है कि कमज़ोर बुनियादों पर खड़ी यह हुकूमत कब तक इत्तेहादियों को साथ रख पाएगी, और इस बात की फिर गारंटी भी क्या है कि शहबाज शरीफ भी इमरान खान की तरह इत्तेहादियों के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे। या सवाल तो ये भी है कि हुकूमत बढ़ती हुई महंगाई, लोड शेडिंग से तंग आवाम के सामने उनको फेस करने के लिए कैसे आएगी, उनका सामना करने के लिए किस हद तक तैयार है। ऐसे में पाकिस्तान साहब जो ईवान से बाहर है, ईवान से बाहर रह के हुकूमत को प्रेशराइज तो कर रही है, लेकिन क्या ईवान के अंदर ये दबाव ज़्यादा इफेक्टिव अंदाज में नहीं बढ़ाया जा सकता था? बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अंदलीब अब्बास साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज हुकूमत ने बजट और फिर फाइनेंस बिल में तरमीम मंजूर करा ली हैं और बड़ी स्मूथ सेलिंग है, कोई रुकावट, कोई हर्डल नहीं थी उनके रास्ते में। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईवान के अंदर होती तो आप नहीं समझती कि थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट? सबसे पहली बात तो ये है कि आप देखें कि ये एक नाजायज और इलीगल असेंबली है और जिस तरह से ये ऑपरेट कर रही है, सबको पता चल गया है कि ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत की मुसल्लत सदा असेंबली है, जिसमें जो बजट पेश हुआ, कभी हिस्ट्री में बजट की आपने देखा नंबर 1 कि जी बजट की कॉपी पे लिखा हो प्रोविजनल है, मतलब आप बजट पेश कर रहे हैं जो प्रोविजनल है, यानी ड्राफ्ट है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मिनी बजट पे ये भी कभी नहीं हुआ कि अभी बजट मंजूर नहीं हुआ 3 मिनी बजट आ गए। आपने देखा कि कीमतें जो हैं पेट्रोल की वो आसमानों तक चली गई हैं, जो बिजली की कीमत है 14 रुपए से वो 30 रुपए तक चली गई है। आपने ये भी देखा है कि उन्होंने नवीद सुना दी आपको कि जी जुलाई में लोड शेडिंग जो अभी लोगों का जीना धोबर कर रही है वो इससे भी ज्यादा हो जाएगी। तो और किसको बनाया हुआ है ऑपोजिशन का लीडर? राजा रियाज को। तो ये एक नाजायज हुकूमत थी। यही तो मैं आपको कह रहा हूं कि आपको असेंबली में होना चाहिए था, आप बेहतर तौर पे आवाम की आवाज असेंबली के फ्लोर पे बुलंद कर सकते थे। मेरी आपसे सबसे पहले मैं एक बात पूछती हूँ कि क्या आप असेंबली में होके कहते कि हुकूमत ठीक है, नंबर 1 आप उसको तस्लीम करते, आप उसके नीचे काम करते हैं? नंबर 2 मेरा आपसे सवाल ये है कि बजट तो उन्होंने पहले भी पास करवा लेना था क्योंकि उन्होंने सब मुकम्मल किया हुआ था। अच्छा, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, मतलब आप ही ने बताया था कि इदारे तो हुकूमत के साथ होते हैं। अगर आज इदारे हुकूमत के साथ खड़े हैं क्योंकि रियासती इदारे हैं, उनका काम ये है, तो इस पर आपको एतराज है? देखिए, हमें एतराज है कि अगर हुकूमत करप्ट है, जो कि वो है 60% जो है हुकूमत, वो आपको पता है कि करप्शन के बड़े बड़े केसेस में उनकी रेफरेंसेस होने वाली थी जब उन्होंने हुकूमत बनाई। दूसरा, जब इदारे बर्बरियत पे आ जाए, आपको पता है मेरे ऊपर कितने केसेस हैं? 7 केसेस हैं। और किसके कौन से केसेस हैं? 4 दहशतगर्दी के, 1 कत्ल का, डॉक्टर यास्मीन पे भी, मेरे पे भी। देखिए, ये केसेस सियासी हुकूमतें बनाती हैं दलीप साहिबा, मतलब आपके दौर में भी ऐसे पॉलिटिकल केसेस बने, इस वक्त जो मखलूत हुकूमत है उसके दौर में भी बन रहे हैं। आपको लगता है ये केसेस इदारे बनाते, हुकूमतें बनाती हैं? पुलिस शामिल ना हो तो उठा के 72 साल की औरत को जो डॉक्टर यास्मीन है और 82 साल की औरत जो जस्टिस नासरा है, उनके घर तोड़ के रात के 1:30 बजे पहुंचे।
साफ मुंह पे कह रहे हैं वो, हम अदालतों में जाते हैं, वो कहते हैं जी आपके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। मैं तो ये कह रहा हूं कि ना उस वक्त दुरुस्त था ना इस वक्त जस्टिफाइड है, मेरा आपसे सवाल है। लेकिन कसूर किसका है? क्या ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का कसूर है या फिर रियासती इदारों का कसूर है? और जो मुजरिम है सुप्रीम कोर्ट ने उन पे लगाए हुए, हम जैसी औरतों के साथ कितनी ज्यादती है, फरियाल तालपुर साहिबा तो मुजरिम कितनी है। ज्यादती है। और इसी वजह से मैं कहती हूँ सारे एक तरफ खड़े हैं और हम एक तरफ खड़े हैं और अवाम हमारे साथ खड़ी है। आज भी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर ह्यूमन राइट्स के अंदर ये जो नासरा जावेद साहब के घर पर वाला मामला है, ये वलीद इकबाल साहब वहां पर थे। आज भी इरफान सिद्दीकी साहब ने बताया कि जिस वक्त वो आपकी हुकूमत थी तो उस वक्त उनको किस तरह से उठाया गया था, सिर्फ इसके ऊपर कि किराएदारी एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है, किराएदार से सिर्फ जो है वो हल्फ नहीं लिया गया था, उससे वो जो ओथ है वो नहीं लिया गया था, सिर्फ ये मामला था, एफिडेविट नहीं था। इस इशू के ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर कहता है कि डालिए इनको 14 रोज के लिए जेल के अंदर। ना उस वक्त जस्टिफाइड था ना आज जस्टिफाइड है जो हो रहा है। मैं तो इससे आगे की बात कर रहा हूं। आज इमरान खान साहब ने बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आज इमरान खान साहब ने उन लोगों की, औरतों की बात कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं? 82 साल औरत को किससे? कि वो रात को खड़े होके 1:30 बजे, जो आपके चैनल ने भी दिखाया, वो दिखा रही है कि रात के 1:30 बजे मुझे हरासा किया गया है। उस वक्त जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, आज भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। के साथदार क्यों भागे हुए हैं? उनको अदालतों ने एब्सकॉन्डर डिक्लेयर तो आप किया उनको हुआ है। वापस ले आते। अब वो कैसे वापस आ रहे हैं? आप उनको वापस ले आते, आप उनको प्रोसिक्यूट करते, आप उनको जेल में डालते। ये सवाल तो मेरा है आपसे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर वो बाहर भाग गए हैं और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने अपने जहाज में बंद करके बाहर भाग गए और फिर बीबीसी पे उनको कहा गया कि भाई तुम्हारी कितनी प्रॉपर्टीज है, उन्होंने कहा एक ही, और बीबीसी ने पकड़ लिया उनके झूठ को। अगर उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया गया तो मैं कसूरवार हूं या शहजाद अकबर साहब कसूरवार है, आपकी हुकूमत कसूरवार है? आप उनको इक्वेट कर रहे हैं हमारे साथ। मैं तो कह रहा हूं कि आप इसहाक डार को वापस लाते, प्रोसिक्यूट करते, सजा देते, और मुझे पता चला कि हमारे टैक्स पेयर का जो पैसा अगर किसी ने लूटा हुआ है तो आपने उससे बरामद किया है। तो रेहान बात सुन लो ना, तुम्हारे ख्याल में हमें क्यों निकाला उस वक्त? हमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया क्योंकि इनके केसेस मैच्योर हो रहे थे, ये पकड़े। खुद खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि जी हमें इनको निकालना पड़ा क्योंकि अगर ना निकालते तो हम जेलों में होते, हमारे केसेस मैच्योर हो रहे थे। चलिए फिर तय कर लेते हैं ना कि केसेस मैच्योर होने वाला मामला था या इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी। आप इसको तय कर लें कि ये आलमी बयानिया था, साजिश, आलमी साजिश हुई है या ये लोकल साजिश हुई है। ऑब्वियसली आपने खुद तो नहीं आना था ना, आपने अपने आप को बचाने के लिए कोई आलमी ताकत का सहारा लेना। आज भी इमरान खान साहब ने गद्दार कहा है किसी को। ये गद्दार कौन है? देखिए गद्दार कौन होता है? जो अमेरिका से कहने पे तेल नहीं लेता, रूस से, अपनी आवाम को जहर दे के, अपनी आवाम को टॉर्चर करके, अपनी आवाम को इस तरह से रखता है कि वो आवाम सफर कर और खुद अयाशियां करता है, खुद बाहर के दौरे करता है। और उनके 8 महीने बाद उनको क्यों ख्याल आया रूस के तेल का? क्यों आज पता करा रहे हैं? आप इस पे अप्रिशिएट करेंगे इनको, क्योंकि आप ही कह रहे थे देर आयत दुरुस्त आयत। क्या अप्रिशिएट करना चाहिए कि रूस से तेल के मामले के ऊपर वो कोई पेशरफ्त हुई है, या आप समझते हैं कि इन्हें नहीं करना चाहिए? अगर आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि 22 करोड़ अवाम को बंदा है जो 22 करोड़ अवाम टॉर्चर करके उनका खून चूस के उसके बाद कहा जाए, ये सिर्फ आप कर सकते हैं इस बात को। 22 करोड़ अवाम के पास जाएं, वो आपको जवाब देंगी, वो देखें आपको कहेंगी क्या। नहीं, अच्छा मुझे चले सादा से सवाल का जवाब दें कि ये जो रूस से तेल लेना था, क्या आपने ओएमसी से पूछा था या रिफाइनरी से जवाब लिया था कि रूस से तेल खरीदा जा सकता है या नहीं खरीदा जा सकता? आप अपने जो एंकर है ना, सीनियर एंकर आमिर मतीन साहब, जानते हैं ना उनको, जरा उनसे पूछें कि उन्होंने रिफाइनरीज से जब पूछा, शुरू में ये तेल कह रहे थे कि रिफाइनरी नहीं ले सकती, तो रिफाइनरीज ने कहा जी बिल्कुल हमारे अंदर एडजस्टमेंट कैपेसिटी होती है, थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, थोड़ी उसकी जिसको कहते हैं आमिर मतीन साहब मिनिस्टर पेट्रोलियम डिवीजन थे, हम तेल लेते रहे हैं। आमिर मतीन साहब के पास कौन सा पोर्टफोलियो था? मैं तो आपकी बात कर रहा हूं कि आपकी हुकूमत ने पूछा रिफाइनरी से। जी बिल्कुल, मैं यही तो कह रही हूँ कि उससे पहले का वो होता मार्च में, वो उससे पहले आप देखें क्या हुआ। आप जितना मर्जी ये सर से पकड़े पैर से पकड़े, रेहान नहीं देखे एक्सपोज हो गए हैं सारे, ये आप जितना मर्जी उनको डिफेंड करें एक्सपोज हो गए। देखिए रिफाइनरीज के पास अगर कैपेसिटी नहीं है रूस से तेल को रिफाइन करने की, या फिर वहां से कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का मामला है,
या और कोई कंस्ट्रेंट्स है, तो ऑब्वियसली चेक करना चाहिए और इस पे अप्रिशिएट करना चाहिए कि हुकूमत ने एटलीस्ट इनिशिएट तो किया है। अब देखना है कि क्योंकि हुकूमत तो इंपोर्ट नहीं कर सकती, अल्टीमेटली ओएमसीज ने ऑयल को इंपोर्ट करना है, हुकूमत ने इंपोर्ट तो नहीं करना। रेहान, एक बात करना, ये जो तुम कहते हो कि अप्रिशिएट करना चाहिए हुकूमत को, ये जरा ये क्लिप लगाना और नीचे जरा आवाम तुम्हें जो सवाल करेगी ना वो देख लेना। नहीं, आप सिर्फ सोशल मीडिया पल्स के ऊपर जो है वो फैसला करते हैं। मैं तो ये सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो अभी इनिशिएट किया है हुकूमत ने, क्या ये दुरुस्त किया है? क्योंकि आप ही कह रहे थे कि हुकूमत को जल्द से जल्द रूस से तेल लेना चाहिए, ठीक किया या गलत किया है? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं आपसे। तो 1100 अरब रुपए का टीका लगा के उसके बाद हुकूमत को कहें कि अब तुम मर रहे हो तो कोई बात नहीं, तुम्हें दो चार दाने फेंक दें। यानी आप ये समझती कि देर कर दी है इस हुकूमत ने इस फैसले में, ये बहुत देर पहले कर लेना चाहिए था, ये कह रही हैं? मैं ये समझती हूँ कि हुकूमत ने डिलिबरेटली देर की है। मैं ये समझती हूँ कि उनकी जुर्रत नहीं थी। CNN के सामने मिफ्ता इस्माइल ने खुद माना, वो इंटरव्यू आप सबने दिखाया जिसमें उसने ओपनली कहा कि जी वो हम अगर रूस से बात करेंगे तो हमें अमेरिका के सैंक्शंस का डर है। साफ कहा उन्होंने कि हम गुलाम हैं अमेरिका के, हम नहीं कर सकते। ठीक, अच्छा अंजलि अब्बास साहिबा, इस वक्त नो डाउट कॉमनर के ऊपर प्रेशर बहुत है, इकोनॉमिक कंडीशन को बहुत बेहतर नहीं है, हालात आम आदमी के लिए ठीक नहीं है, रावी चैन ही चैन नहीं लिख रहा है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो स्ट्रैटेजी है वो क्या है? कि 2 को तो आप इस्लामाबाद के अंदर परेड ग्राउंड में एहतजाज कर रहे हैं, व्हाट एल्स? इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि मौसर अंदाज क्या हो सकता है टू गेट अवे विद दिस गवर्नमेंट? देखिए, हम तो पहले भी कह रहे थे कि अली इलेक्शंस चाहिए, हमें अनाउंस कर दें अली इलेक्शंस, तो कोई मसला नहीं है। जब तक नहीं अनाउंस करेंगे हम इस नाजायज हुकूमत को, जो कि इम्पोर्टेड हुकूमत है, मुसल्लत की गई है, जिसने खुद माना है कि हम अपने केसेस बंद करवाने आए थे, जिसने नैब के सारे कानून जो हैं वो बंद कर दिए। आपको पता है IMF ने क्या कहा है? देखा है आपने, दिखाया, आपके चैनल ने दिखाया होगा कि जब तक के ये एंटी करप्शन लॉज जो इन्होंने रिसेंटली चेंज किए हैं अपने आप को रिलीफ देने के लिए, वो नहीं चेंज करेंगे, IMF पैसे नहीं देगा। अच्छा, लास्टली अंजलि अब्बास साहिबा, ये जो 144 मिलियन वाली स्टोरी है खान साहब की, एक घड़ी नहीं बल्कि 3 घड़ियां मार्केट में फरोख्त की गई हैं और खिलाफ ज़ाब्ता फरोख्त की गई हैं, इसके ऊपर अगर आपको जो क्विक कमेंट ऑफ योर्स। मैं हैरान हूं कि 3 महीने हो गए हैं सिर्फ कह रहे हैं जी फरोख्त। भाई आप हुकूमत है, आपके नीचे पुलिस है, जैसे मेरे पे दहशतगर्द आप कहते हैं और मेरे कहते हैं कातिल है, आप केस करें फौरन। ठीक है, ये बात आपकी दुरुस्त है कि हुकूमत को इस पे केस करना चाहिए, इनिशिएट करना चाहिए, और अगर खिलाफ ज़ाब्ता ली गई है तो बिल्कुल। मेरे पे देखें, मेरे 7 केस हो गए। तो आप ये हुकूमत से कह रही है कि अगर तोशा खाना में ये सब कुछ है तो फौरी तौर पर केस करें इमरान खान पे? बिल्कुल, हम कहते हैं बिल्कुल करें केस, बिल्कुल करें। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि अब्बास साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी। आज शाह महमूद कुरैशी साहब जो बाई इलेक्शंस की कैंपेन पे हैं और अपने साहबजादे ज़ैन कुरैशी की कैंपेन कर रहे हैं, उस कैंपेन के दौरान उन्होंने कुछ दिल की बातें की हैं और वो क्या भड़ास निकाली अपनी ही पार्टी के खिलाफ, वो भी आपके सामने रखेंगे। और फिर जो वजारत आला का मामला है पंजाब का, वो भी लाहौर हाई कोर्ट के एक डिसीजन से मशरूत है। इस फैसले के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का कमजोर बुनियादों पर खड़ा तख्ते पंजाब कायम रहेगा या लड़खड़ा जाएगा, इसका दारोमदार उन्हीं 20 मुनहरिफ अराकीन की जीत पर है, यानी उनकी छोड़ी हुई नशस्तों के ऊपर है जिसमें वो कंटेस्ट कर रहे हैं, जो तहरीक इंसाफ को दागे मुफारकत देकर मुस्लिम लीग नून से बगलगीर हो गए थे। 17 जुलाई को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए दोनों सियासी जमातों ने भरपूर इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। मुस्लिम लीग नून ने तख्ते पंजाब की बका के ज़ामिन इस अहम तरीन इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम की कमान मरियम नवाज शरीफ के सपोर्ट करने का फैसला किया है, जबकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने लाहौर में इंतखाबी मुहिम की अहम तरीन जिम्मेदारी सूबाई क़यादत को देने की बजाय गुज़श्ता अतवार लाहौर के मुख्तलिफ हल्कों में खुद कारकुनान का लहू गरबाया है। जहाँ इमरान खान यानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ मैदान अमल में हैं, वहीं वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ खुद अपने साहबजादे ज़ैन कुरैशी की कैंपेन कर रहे हैं और इसी कैंपेन के दौरान रवानी जज्बात में वो अपनी ही पार्टी के कुछ इख्तलाफात और अंदर की बातें पब्लिकली इज्तिमाई आम में कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब अब जब बोले हैं तो क्या कह रहे हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि 2018 में जब मैंने बतौर MPA कंटेस्ट किया यहाँ से, तो मेरी अपनी पार्टी ने मेरी मुखालिफत की, मेरे अगेंस्ट कैंपेन की। ये शाह महमूद कुरैशी साहब और कहते हैं अगर मैं MPA होता तो पंजाब की सिचुएशन यहाँ ना होती।
यानी इससे ये तासुर मजीद गहरा हो रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब पंजाब की वजारत आला के एक बहुत बड़े उम्मीदवार थे, कैंडिडेट थे, लेकिन नहीं हुए। तो उसके बाद वो ये तमाम तर गम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लोगों के सामने अपने साहबजादे ज़ैन कुरैशी की कैंपेन में बयान कर रहे हैं। अब शाह महमूद कुरैशी साहब का जो दर्द है, यकीनन वो इस मौके के ऊपर बहुत सारे सवालात खड़े करता है कि अभी आके शाह महमूद कुरैशी साहब ये बात क्यों कर रहे हैं। सलमान नईम जो इस वक्त ज़ैन कुरैशी के अगेंस्ट कंटेस्ट कर रहे हैं, सलमान नईम वही कैंडिडेट हैं जिन्होंने शाह महमूद कुरैशी को 2018 के इंतखाबात के अंदर इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से शिकस्त दी थी। और सलमान नईम की हिमायत कौन कर रहा था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहांगीर तरीन साहब। यानी विद इन द पार्टी एक ऐसी रिजेंटमेंट थी और एक काउंटर कैंपेन चल रही थी जिसका हवाला शाह महमूद कुरैशी साहब दे रहे हैं। और फिर ये भी कह रहे हैं कि अगर मैं MP होता तो पंजाब के हालात मुख्तलिफ होते। यानी एक जानिब सियासी महाज पर दोनों जमातें बरसरे पैकार हैं, तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने हमजा शहबाज के इंतखाब और हलफ के अमल को मुतनाज़ी और गैर आइनी करार देते हुए लाहौर हाई कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दे रखी है। लाहौर हाई कोर्ट में 2 दिन से जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के खिलाफ PTI और चौधरी परवेज इलाही की अपीलों पर समाअत कर रहा है। आज समाअत के आगाज़ पर बेंच के सरबराह जस्टिस सदाकत अली खान ने कहा कि सदर पाकिस्तान के वकील अहमद अवैस साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या आप सदर से मुतालिक ऑब्जर्वेशंस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जिस पर वकील अहमद अवैस का कहना था कि सदर से मुतालिक रिमार्क्स को कालअदम करार देना चाहिए। सदर रियासत का सरबराह है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने रिमार्क्स दिए कि जब सदर को सुना ही नहीं गया तो उनके बारे में कैसे रिमार्क्स दे सकते हैं। जबकि जस्टिस शाहिद जमील ने कहा कि अहमद अवैस साहब, हम आपको 5 मिनट दे रहे हैं, आप अदालत को मुतमईन करें। दौरान समाअत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर का कहना था कि अदालत के सामने 3 तरह की दरखास्तें हैं। एक दरखास्त इलेक्शन से मुताल्लिक है, दूसरी हल्फ बर्दारी के हवाले से, जबकि तीसरी पिटीशन गैर कानूनी इकदाम से मुताल्लिक है। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हमजा शहबाज के वकील हमारे चंद सवालात के जवाब दें। अब तो पूरे पाकिस्तान को पता चल गया है कि हम ये सोच कर बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का माजी से इत्तलाक होगा। जस्टिस शाहिद जमील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तशरीह मौजूदा हालात में लागू होगी। अगर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि फैसले का इत्तलाक माजी से होगा तो हम फौरी अहकाम जारी करेंगे। मखसूस नशस्तों का नोटिफिकेशन जारी होता है या नहीं, ये मामला हमारे सामने नहीं है। हम इलेक्शन को देख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद को देख रहे हैं। जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज के वजीर आला के इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत कल 12:30 बजे तक मुलतवी कर दी है। कल भी समाअत के दौरान अदालत ने अहम रिमार्क्स दिए और बेंच ने 16 अप्रैल के हालात के तनाजुर में पंजाब के वजीर आला के ओहदे के लिए नए इंतखाबात कराने का इंदिया भी दिया था। जिसके बाद दोनों तरफ से ओपिनियन मांगी गई थी कि हालात अगर 16 अप्रैल पर वापस चले जाते हैं तो ऐसी सूरत में कैसे पंजाब को कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से बचाया जा सकता है। अब नंबर गेम भी बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है पंजाब के अंदर। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक आला सतही इजलास हुआ वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की क़यादत में, जिसमें तमाम लोगों को बुलाया गया और मुस्तकबिल की जो भी मुमकिन स्ट्रैटेजी है, जो भी अदालती फैसला आता है उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करना है, क्या हिकमत अमली बनानी है, कैसे अपने नंबर पूरे करने हैं। क्योंकि नंबर गेम के अंदर अगर 5 मखसूस नशस्तों का नोटिफिकेशन हो भी जाता, जो अदालती रिमार्क्स से लग रहा है कि अभी अदालत इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अगर हो भी जाता है तो 4 की आददी बरतरी हासिल है हमजा शहबाज को अभी भी। लेकिन वो 4 लोग जिन्होंने परवेज इलाही और हमजा शहबाज के इस कॉन्टेस्ट में पहले न्यूट्रल का रोल प्ले किया था, यानी किसी तरफ नहीं गए थे, वोट कास्ट नहीं किया था, जिसमें जलील शरकपुरी हैं, जिसमें अशरफ अंसारी और दीगर लोग हैं जो नाराज थे मुस्लिम लीग नून से, वो अब कहाँ जाए, इस वक्त बात करेंगे। इस वक्त जलील शरकपुरी साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, शरकपुरी साहब, आप MPA तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से हुए हैं, लेकिन सपोर्ट किसको कर रहे हैं? हमायत किस तरफ है, हमजा साहब की तरफ है या चौधरी परवेज इलाही की तरफ है? नहीं, देखिए, मैं मुस्लिम लीग नून के टिकट से कामयाब हुआ हूँ और मुस्लिम लीग नून के साथ ही रहा हूँ, लेकिन मेरी उस्मान बुज़दार साहब के साथ या इमरान खान साहब के साथ एक मोहब्बत का रिश्ता है और खान साहब के साथ तो काफ़ी दरीना तल्लक है। उस्मान बुज़दार साहब के साथ इस दौरान वाक़फ़ियत हुई और बुज़ुर्गों की वजह से वो जिस मोहब्बत से पहली दफ़ा मुझे मिले उस तरीके से ज़्यादा क्लोजनेस हो गई। तो उस क्लोजनेस का मतलब ये तो नहीं कि मैंने पार्टी छोड़ दी और मुस्लिम लीग नून के साथ ही रहा, लेकिन मुस्लिम लीग नून के हमारे रुफ़का इल फील करते थे, नाराज़गी का इज़हार करते थे, तो वो एक वजह नाराज़गी ये बनी रही। लेकिन मैंने तो हमेशा ये बात कही कि मैंने जिस पार्टी के साथ था उसी के साथ हूँ। लेकिन अगर खान साहब के साथ अगर एक तल्लक है मेरा, या मैं उनकी पॉलिसियों को अगर पसंद करता हूँ या अदम एतमाद हो रही थी तो मैं समझ रहा था नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आज मुस्लिम लीग नून के रुफ़का भी समझते हैं कि अदम एतमाद नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है ना। और मतलब लेकिन मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू था। और फिर बुज़दार साहब के साथ एक जो क्लोजनेस हो गई, जो मोहब्बत थी, आज भी है। और उस वजह से मैं ये कहता था। उस वक्त आप बुज़दार साहब से किस हैसियत में मिलते थे?
मैं वो चीफ मिनिस्टर थे, मैं मेंबर सूबाई असेंबली था। पार्टी पॉलिसी के बेशक अगेंस्ट हो, नहीं, मिलना पार्टी पॉलिसी में है ही नहीं कि आप नहीं मिल सकते। फिर चौधरी परवेज इलाही लेकिन साहब का जब वोट का इलेक्शन था, जो वोट का मामला था, आप चौधरी परवेज इलाही साहब से भी मिले। चौधरी परवेज इलाही साहब से हमारा एक दरीना तल्लक है। नहीं, उस वक्त आपने उनको अपनी हमायत का यकीन भी दिलाया। नहीं, चौधरी परवेज मैंने न्यूट्रल रोल अदा किया। अच्छा, आप भी न्यूट्रल हैं? बिल्कुल, मैंने न्यूट्रल रोल अदा किया। मैं ये कह आपका रहा खान था, साहब से बड़ा दरीना ताल्लुक है, और खान साहब आपको पता है न्यूट्रल के बारे में। खैर, नहीं, वो खान साहब जो कह रहे हैं वो अभी गुस्से में हैं, और गुस्से में जो मर्जी कहते रहें, लेकिन जिस तरह वो इशारा करते हैं वो भी मेरे हिसाब से रॉन्ग करते हैं, नहीं करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरा जो मामला है, मैं ये अल ऐलान कहता था कि अगर मेरी पार्टी जो मुस्लिम लीग नून है, इसने उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद की तो मैं वोट नहीं डालूंगा। ये मैं साफ कहता था। उसकी मुझे कीमत भी चुकानी पड़ती तो मैं हाजिर था। लेकिन अगर अदम एतमाद उन्होंने कर ली मेरे कोऑपरेट ना करने के बावजूद, और फिर नया इलेक्शन कराया, तो वो पार्टी जो कहेगी मैं वोट कह लें, उसमें फिर मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है। अब उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ अदम एतमाद तो आई नहीं है, वो तो रिज़ाइन खुद ही उन्होंने कर दिया। और नया वोट, ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर थे, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे। यही सोच मेरी उस वक्त थी, साल पहले, और वही सोच आज है। हाँ, जब दरमियान में जो इलेक्शन हुए हैं, जब ये दियाँ मुश्ती हुई हैं, तो मैं फिर साइड पे हो गया था। हमने वोट ना परवेज इलाही साहब को दिया, ना हमने हमजा साहब को दिया। अभी भी आप न्यूट्रल रहेंगे? अगर अदालत ये कहती है कि मामला 16 अप्रैल पे वापस चला जाए, हमजा शहबाज वर्सेस चौधरी परवेज इलाही इलेक्शन वैसे ही हो जैसे 16 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर की जब वो प्रेजाइड कर रहे थे उसमें, देखिए, तो आप न्यूट्रल रहेंगे? नहीं, दो चीज़ें हैं। नंबर एक तो ये है कि उस वक्त मुझे गिला था पार्टी के ऊपर कि जब चंद एक बंदों ने बदतमीजी का माहौल पैदा किया तो इन्होंने उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया। वो मेरा एक नाराज़गी और एक इशू था। सेकंड ये था कि हम वोट होल्ड करने की कानूनी तौर पे हमें इजाज़त थी। डालना है तो पार्टी को डाल लें, अदरवाइज आप होल्ड कर लें तो आपकी मर्जी है। लेकिन अभी जब अदालत ने आपको, आपकी पार्टी ने कहा था कि अगर आप वोट नहीं कास्ट करना चाहते तो वोट कास्ट ना करें, यानी हमजा साहब की तरफ से डायरेक्शन थी? नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग थी हमारी हर मेंबर की अपनी, कि अगर डालेगा तो अपनी पार्टी को डालेगा कानूनी तौर पे, और अदरवाइज वोट कास्ट नहीं करें। अगर वो किसी को भी नहीं डालता तो फिर वो वायलेशन नहीं समझी जा रही थी। ये आपने हमजा साहब को भी बताया कि इमरान खान से भी आपका देरीना ताल्लुक है? बिल्कुल है। वो हमजा साहब से कोई बात पूछीदा तो नहीं है, और वो कहते हैं ठीक है। नहीं, उनको क्या एतराज हो सकता है, एक मेरा जाती ताल्लुक है। और हमजा साहब मैं तरीके इंसाफ में रहा हूँ, 7-8 साल रहा हूँ। इस इलेक्शन से पहले मैं तरीके इंसाफ के साथ। हमजा साहब को आपने यकीन दहानी करा के आए हैं कि वोट मैंने आपको डालना है? वो मैंने राना तनवीर साहब को भी करा दी थी, जवेद लतीफ़ साहब को भी करा दी थी कि भैया आप मेरे बरी ना करें, नाराजगी भी रहे तो वोट मैंने पार्टी के मुताबिक। अभी नाराजगी है या नहीं है? नहीं, अभी तो फिर जब देखिए ना, जब अगर मैंने आपसे कुछ ज्यादती की और फिर मैंने आपको एक्सक्यूज कर लिया तो बात खत्म हो जाती है ना। तो जब वो ज्यादती किसने की थी? पार्टी मुस्लिम लीग नून के चंद अफराद ने जो बदतमीजी का माहौल पैदा किया, एक वो जिस वक्त उन्होंने लोटे उछाले थे, जो भी एक, और राना तनवीर साहब के हल्के से भी हैं वो जो एमपी आपके, तो उस वक्त राना तनवीर साहब को तो गुस्सा था उसके ऊपर, और मुझे भी कहते थे वो बड़ा अच्छा वाला आदमी है, मैं उसको कहूँगा माफ़ी मांगे। मैंने कहा मुझे कोई जरूरत नहीं है, बस आप लोग ऑन एयर नहीं। लेकिन उस वक्त भी तो आप डेविएट कर रहे थे ना, उस वक्त भी तो आप साइडलाइन थे नहीं पार्टी से। बिल्कुल ऐसा नहीं था, गलतफहमी थी। मुझे पार्टी ने बुलाया था, राना इकबाल साहब जो साबिक स्पीकर हैं, अता तारक साहब थे, गुजर साहब थे, गुजरांवाले वाले इकबाल गुजर साहब, इनकी कमेटी थी, और हमें कहा था उनको पेश हुए, जो शोकस नोटिस दिया गया था। तो मैंने जाके ये कहा था कि मैं अगर किसी इशू के ऊपर बुज़दार साहब के पास गया हूँ तो वो मेरा राइट है, ये उनकी मर्जी है कि मुझे मुस्लिम लीग नून का समझते हुए अकोमोडेट ना करें, लेकिन अगर वो अकोमोडेट करते हैं तो आप इतराज ना करें। आपके शिकवे दूर हो गए? अब तो जाहिर बात दूर हो गए, जब हमजा साहब के गिले दूर हो गए। मतलब जो एक मेरे दिल में जो नाराजगी या गुस्सा था, जाहिर है वो जब उन्होंने एक्सक्यूज का माहौल, मोहब्बत वाला माहौल बना लिया तो फिर हमजा साहब ने आपसे एक्सक्यूज किया? नहीं, देखा लफ्ज मैं तो नहीं मुनासिब समझा एक्सक्यूज करें। उन्होंने आपको कहा कि जी हमारी तरफ से ज्यादती हुई। देखिए, जब वो राना तनवीर साहब बार बार ये बात कहते थे, और फिर अता तारक साहब तशरीफ लाए, उन्होंने भी कहा कि जी पार्टी आज समझ रही है कि जो भी है हमें मिल कर रहना चाहिए, और जो गलत हुआ है वो गलत हुआ है, तो आप इन छोटी छोटी बातों को इतना ना लें, तो आप साथ चलें। अच्छा शरीफपुरी साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। खान साहब न्यूट्रल्स को तनकीद का निशाना बनाते हैं और कहते हैं न्यूट्रल को न्यूट्रल रहना चाहिए। न्यूट्रल है? देखिए, जिस तरफ खान साहब इशारा कर रहे हैं ना,
मुझे बड़ा एहतराम है। और बतौर ख़ास मैं ये भी कह दूँ, तहरीक लब्बैक के मामले में जब हुकूमत गलती कर रही थी और ख़ान साहब से मेरी कुर्बत भी थी, वो हुकूमत में थे, आना जाना भी था, तो मैंने उस वक्त भी बतौर वज़ीर आज़म की चेयर पे उन्हें अर्ज़ कर दिया था कि आप रॉन्ग जा रहे हैं, वो तहरीक लब्बैक की गलती नहीं है, हुकूमत गलत स्टेप ले रही है। अच्छा, अब मतलब सिर्फ मैं ये बात इसलिए दोहरा रहा हूँ कि हुजूर मियाँ साहब के सदके हमारा जो कुछ है उस मसले की वजह से है, इन सीटों से वो इज़्ज़त हमारी नहीं हो सकती जो उस मसले की वजह से है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि बात सही कहना में दिल मुतमिन होता है कि यार सही कहें, ताकि उसमें फ़ायदा होता है। तो अभी जो खान साहब जिस गुस्से में बात करते हैं मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। यही चीज़ मुझे मियाँ नवाज शरीफ साहब से शिकायत थी कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ऐसी गुस्से में बातें करते थे तो मैं समझता था गैर मुनासिब है। देखिए, मिलिट्री से गलतियाँ हो सकती हैं, ये नहीं है कि वो भी हमारे भाई हैं, हमारे जैसे हैं, हमारी नहीं। वो तो ये कह रहे हैं कि बाई इलेक्शंस के अंदर भी जो 20 हल्कों के ऊपर इंतखाब है उसमें भी गैबी मदद आ रही है, नून लीग को आ रही है। मुझे नहीं पता आ रही होगी, लेकिन अभी तो खान साहब ने शायद मजबूर कर दिया होगा बाज़ को अभी मदद करने के लिए। जब बार बार एक बंदे को कही जाएंगे कि भाई आप गलत हो, आप रॉन्ग हो, वो कहता है अच्छा फिर मैं दिखाता हूँ। यानी कि वो मैं हूँ या आप हो या कोई भी हो, अगर एक बंदे को टीज करते जाएं तो फिर रिएक्शन तो आ जाता है। लेकिन जिस तरफ खान साहब इशारा करते हैं बैक स्टोरी पे जो अदम एतमाद हुआ है, उसमें मैंने कतन, यानी कि मेरी नज़र अल्हम्दुलिल्लाह काम करती है, कतन मैंने एस्टेब्लिशमेंट को या अदारों को उसमें इन्वॉल्व होते नहीं देखा, ना महसूस किया। नहीं, लेकिन अदम एतमाद की तहरीक तो आप खुद खिलाफ बिल्कुल थे, जैसे पॉलिटिकल थी, नहीं, उसके तो आप खिलाफ थे ना। मैं बिल्कुल खिलाफ था, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन गलत हुआ, उसका मुल्क को नुकसान भी हो रहा है, लेकिन वो पॉलिटिकल था। देखिए, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग अगर जमा हो जाती है और वो उनका राइट है, हाँ हुकूमत का राइट है कि वो कोशिश करे कि अपने मेंबरान को इकट्ठा रखे। अब अलीम खान साहब अगर नाराज हो गया है, जहांगीर तरीन साहब तो अदम एतमाद तहरीक अगर गलत थी, उसके नतीजे में बनने वाला वजीर आला या वजीर आजम, आप मानते हैं कि दुरुस्त है, ठीक है? नहीं, वो क्यों, वो तो एक सियासी प्रोसेस है। अगर अदम एतमाद, वो तहरीक गलत थी, लेकिन तहरीक गलत उसके नतीजे में बनने वाला वजीर आजम और वजीर आला इल्लीगल नहीं थी, लेकिन गैर मुनासिब थी, मुल्क के मुफाद में नहीं। अच्छा शरीफपुरी साहब, मुझे बताएं, आप हो गए, अंसारी ग्रुप हो गया, या दीगर जो धड़े 4 वोट थे जो उस वक्त डेविएट कर रहे थे मुस्लिम लीग नून के, अब उन चारों ने श्योरिटी दे दी हमजा साहब को कि हम वोट आप ही को कास्ट करेंगे? नियाजी साहब तो मेरे ख्याल में शायद रिजाइन कर गए, और बाकी अशरफ अंसारी साहब, मौलाना गयासुद्दीन साहब, और जहाँ तक मेरा मामला है तो इनफरादी तौर पे हर एक से उन्होंने मोहब्बत से रब्ता किया। और अशरफ अंसारी का भी यही मामला था कि छोटी मोटी चीज़ों से वो मिलते मिलाते थे, तो ये पार्टी की तरफ से इजहार नाराजगी। आप समेत वो सभी आज इजलास में भी थे? और इजलास में क्या डायरेक्शंस आई हैं आपको और क्या फैसला हुआ है? नहीं, आज का जो इजलास था उसमें तो ये था कि अदालत में जो नई डायरेक्शन आ रही है, हो सकता है फैसला हुए कि इलेक्शन दोबारा हो, 16 अप्रैल वाली पोजीशन पे हो सकता है। अब वो तो कल फैसले के बाद पता चलेगा जी। तो यही है कि भाई उसके ऊपर जो लोग बैरून सफ़र करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि अगर कोई सफ़र कर रहा है तो वो उसको उधर पेंडिंग करे। जो हज पे जाना चाहते हैं या बैरून मुल्क जाना चाहता है, उस पर तो खैर मेरी राय ये है कि जो पहली दफ़ा हज पे जा रहा है वो तो फ़र्ज़ है। अगर कोई नफली हज पे जा रहा है तो वो छोड़ा भी जा सकता है। अगर कोई पहली दफ़ा हज पे जा रहा है तो वो तो किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अदालत को फिर उसका रास्ता बनाना चाहिए, या तो उसका वोट पहले लेने, क्या आपने किसको वोट डाल। कितने लोग जा रहे हैं हज पे? 1-2 ने इजहार किया, मैं भी ज़्यादा हूँ, 1-2 ने इजहार किया कि हम हज पे जा रहे हैं। और एक मौलाना चिन्योटी साहब हैं, कल की फ़्लाइट है उनकी, तो वो भी, उन्हें फिर कहा गया कि आप ज़रा आप सीट आगे पीछे कर लें। तो लेकिन बहरहाल अदालत उज़्मा से और अदालत आलिया से मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर वो समझते हैं कि इलेक्शन दोबारा कराने हैं, तो जो बंदे हज पे जा रहे हैं या तो इस इलेक्शन को हज के बाद रखें, क्योंकि फ्रीज़ा है, जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उसके लिए फ़र्ज़ है, तो फ़र्ज़ छोड़ा नहीं जा सकता किसी दूसरे काम के लिए, तो या फिर उन अफराद का वोट जाने से पहले। शरीफपुरी साहब, लास्टली मुझे बताइएगा कि कितने नंबर होंगे अगर हमजा साहब दोबारा कंटेस्ट करते हैं और 16 अप्रैल वाली पोजीशन पे अदालत कहती है कि वापस चले जाएं, तो कितनी नंबर गेम में कितने नंबर है आपके पास? इस वक्त जो हमजा साहब के साथ साथी हैं, हम 3 साथियों को मिला के 177 है, और परवेज़ अली साहब के साथ जो हैं वो 168 है। अगर वो 5 मखसूस नशिस्तों के ऊपर नोटिफिकेशन नहीं होता, अगर वो आ जाएं तो वो फिर 173 आ जाएंगे, तो वो 68 में और रिटेन रहेंगे। आप समझते हैं 173 हो जाएंगे, आप समझते रिटेन रहेंगे, कोई राइट लेफ्ट डेविएट नहीं होगा? इसमें नजर तो नहीं आता, स्मूथ सेलिंग है हमजा साहब के लिए। तकरीबन
बहुत बहुत शुक्रिया शरकपुरी साहब आपके वक्त के लिए। जलील शरकपुरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब फैसला अदालती अहकामात से मशरूत है, इस पर प्रोसीडिंग्स कल होनी है। महफूज फैसला क्या आता है, मामला 16 अप्रैल पर जाता है, तो नंबर गेम क्या होगा वो हमने आपके सामने रखा। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तोशा खाना से लेकर मार्केट के अंदर कितनी घड़ियां फरोख्त की गई हैं, ये घड़ियों की फरोख्त का मामला आपके सामने रखेंगे। वेलकम बैक। रियासत मदीना के दावेदार और सर्टिफाइड सादिक व अमीन साबिका मीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान और अभी चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुतालिक एक और तहलका खेज स्कैंडल मंजर आम पर आ गया है। इमरान खान हुकूमत में आने से पहले तोशा खाना से तहाइफ हासिल करने को जुर्म गर्दानते रहे हैं, लेकिन जब खुद हुकूमत में आए तो वो और उनके कैबिनेट अरकान ने तोशा खाना से इस्तेफादा करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया। आज दी न्यूज़ में सहाफ़ी कासिम अब्बासी की एक स्टोरी शाया हुई है जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुतालिक होशरुबा इंकशाफात सामने आए। इन इंकशाफात के इमरान खान ने बैरून मुल्क से मिलने वाले तहाइफ में से एक घड़ी नहीं बल्कि 154 मिलियन की 3 घड़ियां फरोख्त की हैं। सहाफ़ी ने अपनी स्टोरी में सरकारी इंक्वायरी की तफसीलात भी शेयर की हैं, जिनके मुताबिक इमरान खान ने इन 3 नायाब क्लास घड़ियों से लाखों कमाए जो उन्हें गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन ने तोहफे में दी थी। और ये तीनों घड़ियां इनके अलावा हैं जो पहले मीडिया में रिपोर्ट हुई थी। इनमें महंगी तरीन घड़ी की मालियत 101 मिलियन रुपए से ज़ायद है। उस वक्त के वज़ीर आज़म ने इसकी कीमत के 20% पर बरकरार रखी, जबकि उनकी हुकूमत ने तोशा खाना के कवानीन में तरमीम की और तोशा खाना तोहफा बरकरार रखने की कीमत को उसकी असल कीमत के 50% पर तय किया था। अब यही नहीं बल्कि दस्तावेज़ात से साबित होता है कि इमरान खान ने तोशा खाना से तोहफे में दी गई नायाब घड़ियाँ अपने वसाइल से खरीदने के बजाय पहले वो फ़रोख्त की और फिर हर एक का 20% सरकारी ख़जाने में जमा कराया गया। यानी पहले घड़ी फ़रोख्त होती है, उससे जो पैसे वसूल किए जाते हैं उसमें से 20% सरकारी खजाने में जमा कराया जाता है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये तहाइफ तोशा खाना में कभी जमा नहीं हुए, जबकि कानून के मुताबिक किसी भी सरकारी ओहदेदार को मिलने वाले तहाइफ की फौरी इत्तला दी जानी चाहिए ताकि उसकी कीमत का अंदाज़ा लगाया जाए, जिसके बाद वसूल कुनिंदा अगर इन तहाइफ को रखना चाहता है तो मखसूस रकम जमा करा सकता है। दस्तावेज़ात से ये बात सामने आई है कि इन तीनों महंगे तहाइफ की फरोख्त से मजमूई तौर पर इमरान खान ने 36 मिलियन रुपए कमाए, जबकि मशरिक़ वस्ता के आला मोअज़्ज़िज़ की जानिब से तोहफे में दी गई घड़ी की फरोख्त से हकीकी मुनाफा कमाया गया। ये एक इंतहाई महंगी घड़ी थी जिसकी सरकारी तौर पर कीमत 101 मिलियन रुपए बताई गई। और दिलचस्प बात यह है कि साबिक वज़ीर आज़म ने इसे तकरीबन आधी कीमत पर 51 मिलियन रुपए में फरोख्त करने का ऐलान किया। इमरान खान ने कीमत के 20% के तौर पर 20 मिलियन रुपए सरकारी खजाने में जमा कराए। इस तरह सिर्फ इस एक घड़ी की फरोख्त से मजमूई तौर पर 31 मिलियन का मुनाफा उन्हें हुआ। ये घड़ी 22 जनवरी 2019 को फरोख्त हुई थी, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वक्त की हुकूमत ने तोशा खाना के कवानीन में तरमीम की और किसी भी तोहफे की कीमत को इसकी तखमीना शुदा कीमत से एस्टिमेटेड कॉस्ट से 20% से 50% पर बरकरार रखा। खलीजी जजीरे के शाही खानदान के फर्द की जानिब से तोहफे में दी गई रोलेक्स प्लाटिनम घड़ी इमरान खान ने 52 लाख रुपए में फरोख्त की। तोशा खाना के कवायद के मुताबिक इस महंगे तोहफे का तखमीना सरकारी जायज़ाकारों ने 38 लाख रुपए लगाया और इमरान खान ने 7,54,000 रुपए मालियत का 20% सरकारी खजाने में जमा कराया। इस तरह इस घड़ी को बेचकर तकरीबन 45 लाख रुपए का प्रॉफिट लिया गया। ये घड़ी उन्हें तोहफे में दिए जाने के 2 माह बाद नवंबर 2018 में फरोख्त हुई और उसी खलीजी जजीरे के एक मुअज़्ज़िज़ शख्स की जानिब से तोहफे में दी गई एक और रोलेक्स वॉच साबिक वज़ीर आज़म ने 18 लाख रुपए में फरोख्त की। इस घड़ी की सरकारी कीमत 15 लाख रुपए बताई गई। साबिक वज़ीर आज़म ने 2,94,000 रुपए अदा किए और इस तरह से इस डील से मजीद 15 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ। तमाम तहाइफ जो एफ जिना पार्क इस्लामाबाद में एक महंगी जो घड़ी के डीलर को फ़रोख्त किए गए हैं, जो घड़ियों को कारोबार करता है मकामी डीलर है, उसको फ़रोख्त कर दिए गए और रिकॉर्ड में इन लग्जरी तीनों घड़ियों की तस्वीर के साथ फ़रोख्त की रसीदें भी मौजूद हैं। इस नुमाइंदे ने फवाद चौधरी और शहबाज गिल से इस मामले पर उनका मौक़िफ़ जानने के लिए राब्ता किया, लेकिन कॉल्स और मैसेजेस के बावजूद किसी ने जवाब नहीं दिया। तोशा खाना तनाज़े पर रद्दअमल देते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि उनके तोहफे हैं, इसलिए उनकी मर्जी है कि उन्हें रखना चाहें या फिर बेच दें, और उन्होंने वो घड़ी बेचकर कुछ रकम तोशा खाना में जमा कराई और बाकी पैसों से बनी गाला की सड़क ठीक कराई थी। इस पर इमरान खान साहब ने क्या मौक़िफ़ दिया था वो भी आपके सामने रखता है। मुझे कोई गिफ्ट मिली तो पैसे जमा करवा के जो पैसे बचे मैंने उस पैसे से सड़क ठीक करवाई। और आज मैं आप सबको ये भी बता दूं कि मैंने उन पैसों से जो मेरे घर के नीचे सड़कें जो आम लोगों को भी फायदा पहुंचाती थी, वो तोशा खाना के पैसे से सड़क ठीक की, हुकूमत का पैसा नहीं लिया।
अब आज दी न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट इमरान खान के इस बयानिए की नफी करती है, जिसके मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म को अपने 3.5 साला दौर में आलमी रहनुमाओं की जानिब से 140 मिलियन रुपए से ज़ायद मालियत के 58 तहाइफ मौसूल हुए और इन सब को या तो मामूली रकम अदा किए बगैर किसी अदायगी के अपने पास रखा गया या फिर उन्हें फ़रोख्त कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब खुद इमरान खान मदीना की रियासत की बातें करते हैं और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जवाबदेही के मुतालिक वाक़े सुनाते हैं, तो तोशा खाना से कैसे मामूली रकम के एवज़ महंगे तहाइफ वसूल किए? या सवाल ये भी है कि अगर इमरान खान ने वो तहाइफ लिए भी तो क्या इन तहाइफ को बेचना किसी भी तौर जायज़ था? क्या इससे बैरूनी दुनिया में मुल्क का गलत तासुर कायम नहीं हुआ? और सवाल तो ये भी है कि जब आप सबके एहतसाब की बात करते हैं तो फिर ये एहतसाब खुद से शुरू क्यों नहीं करते, खुद एहतसाब से क्यों भागते हैं? और कैफ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है। आपसे मुलाकात कल, अब तक रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।